प्लीज स्टॉप योर क्रिएटिन। क्रिएटिन कोई स्टेरॉइड नहीं है, कोई किडनी टॉक्सिन भी नहीं है, और ये सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए भी नहीं है। सिर्फ मसल बिल्डिंग तक ही इसके बेनिफिट्स लिमिटेड नहीं है। क्रिएटिन एनर्जी नहीं बनाता, एनर्जी तो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी से बना रही है, लेकिन क्रिएटिन आपके माइटोकॉन्ड्रिया को हेल्थी रखता है बाय नॉट। ऐसे वर्ल्ड में जहां पर फटीग, एजिंग, मेटाबॉलिक स्ट्रेस का रूट कॉज एनर्जी इंस्टेबिलिटी है, क्रिएटिन सबसे इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट में से एक हो सकता है। चाहे आप 15 साल के एथलीट हो, या आप अडल्ट हो, या आप सीनियर सिटीजन हो, वेदर यू ट्रेन, यू डोंट ट्रेन, डजंट मैटर हु यू आर, क्रिएटिन इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिंगल पर्सन। स्पेशली जब ट्रेनिंग, स्ट्रेस, एजिंग या फास्टिंग की बात हो तब। Just to make sure that the creatine enters the cells better, you can add a little bit of in your drink and have that, and I promise you it will make a difference. अगर कोई एक सप्लीमेंट है जो बेसिकली परफॉर्मेंस, वेलनेस, longevity को ब्रिज करता है with decades of research और strong physiological logic इनके साथ, तो वो एक ही सप्लीमेंट है, और वो एक सप्लीमेंट है क्रिएटिन। कोई स्टेरॉइड नहीं है, कोई किडनी टॉक्सिन भी नहीं है, और ये सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए भी नहीं है। ये ह्यूमन मेटाबॉलिज्म के सबसे रिसर्च्ड और फिजियोलॉजिकली इंटेलिजेंट मॉलिक्यूल में से एक है। आज हम क्रिएटिन को कंप्लीटली ब्रेक डाउन करेंगे। बॉडी इसे कैसे बनाती है, ये सेल्स के अंदर कैसे काम करते हैं, सप्लीमेंट लेने पर क्या होता है, क्रिएटिन एक्चुअली क्या होता है, क्रिएटिन के अराउंड जो किडनी मिथ है वो क्या है, एजिंग, फास्टिंग, ट्रेनिंग, रिकवरी में इसका रोल क्या है, और क्यों ये एक लॉन्जेविटी के लिए सबसे मिसअंडरस्टूड कंपाउंड्स में से एक है। तो चलिए फाउंडेशन से शुरू करते हैं। ह्यूमन बॉडी खुद क्रिएटिन बनाती है, और ये बनाती है 3 अमीनो एसिड से। एक है आर्जिनिन, एक है ग्लाइसिन, और लास्ट वन मिथियोनिन। क्रिएटिन का सिंथेसिस प्राइमरीली लिवर और किडनीज में होता है, और एवरेज अडल्ट जो है वो रोज लगभग 1 या 2 ग्राम्स क्रिएटिन प्रोड्यूस करता है। साथ ही साथ टोटल क्रिएटिन का जो अक्यूमुलेशन, जो पूल है, वो अराउंड 1 to 2% एवरी सिंगल डे इरिवर्सिबली क्रिएटिनिन में कन्वर्ट हो जाता है। क्रिएटिनिन एक ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है जो किडनीज फिल्टर करके उसे यूरिन के थ्रू एलिमिनेट करती है। इसका मतलब यह हुआ कि बिना सप्लीमेंट किए भी बॉडी को डेली लॉस्ट क्रिएटिन को रिप्लेस करना पड़ता है। जो लोग मीट खाते हैं या एनिमल प्रोटीन खाते हैं, वो कंज्यूम करते हैं, उन्हें ये एडिशनल 1 या 2 ग्राम्स मिल सकता है वेरी इजीली। लेकिन जो वेजिटेरियंस हैं, जो वीगन्स हैं, उनको बेसिकली सप्लीमेंट पर कहीं ना कहीं डिपेंड करना ही पड़ेगा। बॉडी का अप्रोक्सीमेटली 95% क्रिएटिन जो है वो आपके मसल के सेल्स में स्टोर होता है, और बाकी का जो बैलेंस 5% है वो बेसिकली हाई एनर्जी ऑर्गन्स हैं, जैसे आपके ब्रेन, आपका हार्ट और दूसरे ऑर्गन्स, उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सेल के अंदर क्रिएटिन 2 फॉर्म्स में पाया जाता है, एक है फ्री क्रिएटिन और दूसरा है फॉस्फोक्रिएटिन। ये दोनों कंटिन्यूसली रिसाइकिल होते रहते हैं थ्रू व्हाट वी कॉल ए प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड द फॉस्फोक्रिएटिन एनर्जी सिस्टम। यहां पर असली मैजिक शुरू होता है। एटीपी हर सेकंड एडीपी में ब्रेक डाउन होते रहता है जब सेल्स काम करते हैं। तो एडीपी बेसिकली आपके एटीपी या एनर्जी करेंसी का एक बाय प्रोडक्ट है। चाहे वो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो, चाहे नर्व फायरिंग हो, चाहे आयन पंपिंग हो, या टिश्यू रिपेयर, माइटोकॉन्ड्रिया एडीपी को फिर से एटीपी में कन्वर्ट करता है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल एटीपी प्रोडक्शन चाहे कितना भी एफिशिएंट क्यों ना हो, अगर सडन एनर्जी स्पाइक्स हो तो उसे इंस्टेंटली मैच करना कभी कभी मुश्किल पड़ जाता है, और इसीलिए यहां पर क्रिएटिन का जो सिस्टम है वो एग्जिस्ट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल क्रिएटिन काइनेस, जो एटीपी से एक फॉस्फेट ग्रुप निकालकर उसे क्रिएटिन को ऐड कर देता है, एंड यू एंड अप गेटिंग समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज फॉस्फोक्रिएटिन। इस प्रोसेस में एडीपी भी जनरेट होता है। अब ये एडीपी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को बहुत स्मूथली रन करने में मदद करता है, क्योंकि जब एडीपी कम हो जाता है तब इलेक्ट्रॉन फ्लो स्लो पड़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन लीक्स बढ़ती है, और उसके वजह से अननेसेसरी फ्री रेडिकल्स यानी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने लगता है। क्रिएटिन इस एटीपी कंजेशन को प्रिवेंट करता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिमांड ड्रिवन रखता है।
इसका मतलब ये है, एक बड़ी सिंपल वे में समझते हैं फिर से, आपके जो माइटोकॉन्ड्रियाज हैं वो एटीपी जनरेट करते हैं। एटीपी जब जनरेट होता है तो आपको मिलता है एडीपी और क्रिएटिन। अभी वो क्रिएटिन फॉस्फोक्रिएटिन में बदलने के लिए that uses a little bit of ATP also, and then again that ADP combines with phosphocreatine to make ATP। तो ये एक लूप है, ये एक रिसाइकलिंग प्रोसेस है जहां पर क्रिएटिन turns into phosphocreatine, phosphocreatine turns into creatine, and this process literally goes on till infinity। जैसे हमने पहले आपको बताया कि रोज 1 या 2% क्रिएटिन जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट क्रिएटिनिन में बदलता है। अगर आप अपने बॉडी को क्रिएटिन से रिचार्ज नहीं करोगे तो इवेंचुअली क्रिएटिन लो पड़ जाएगा एंड योर सेल्स विल हैव अ प्रॉब्लम इन मेकिंग अ स्मूथ फ्लो ऑफ एनर्जी। तो थोड़ा क्रिएटिन और फॉस्फोक्रिएटिन के बारे में समझ लेते हैं। फॉस्फोक्रिएटिन फिर सेम सेल के अंदर डिफ्यूज हो जाता है। फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया इट मूव्स इनटू द सेल। मसल के मायोफाइब्रिल्स, न्यूरॉन के सिनेप्सिस, मेम्ब्रेन्स के आयन पंप्स तक जहां पर भी एनर्जी की जरूरत है वहां पर वो फॉस्फोक्रिएटिन जाके एडीपी से अटैच हो जाता है एंड अगेन इट मेक्स एटीपी। मतलब एनर्जी वहीं पर रीजनरेट होती है जहां पर उसका डिमांड है। ये पूरा एक बफरिंग सिस्टम है। एटीपी एडीपी बैलेंस स्टेबलाइज करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया पर सडन स्पाइक्स ना पड़े और सेल्यूलर रिडॉक्स बैलेंस को एफिशिएंट रखने के लिए क्रिएटिन बहुत नेसेसरी है। तो वंस अगेन प्लीज अंडरस्टैंड कि क्रिएटिन एनर्जी नहीं बनाता। एनर्जी तो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी से बना रही है, लेकिन क्रिएटिन आपके माइटोकॉन्ड्रिया को हेल्थी रखता है बाय नॉट अलाउइंग द प्रेशर ऑफ एटीपी और इलेक्ट्रॉन्स टू बिल्ड अप। इट टेक्स द प्रेशर ऑफ फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोड्यूस एनर्जी ऑल द टाइम। आई मीन यू कैन लिटरली से कि क्रिएटिन बेसिकली आपके माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को बोलता है, भाई तू रुक जा, तू थका हुआ है, थोड़ा सा मदद मैं कर लेता हूं। That is basically what creatine does. It is a buffering system, not directly an energy producing system. सेल के अंदर क्रिएटिन और फॉस्फोक्रिएटिन का रिसाइकलिंग कंटिन्यूस और लिटरली अनलिमिटेड है, जैसे हमने पहले बताया। लेकिन डेली लगभग 2% क्रिएटिन जो है वो कन्वर्ट होता है क्रिएटिनिन में। इस स्टेडी लॉस की वजह से सप्लीमेंटेशन बहुत ही जरूरी है। चाहे आप एक 15 साल के एथलीट हो या आप एक अडल्ट हो या आप एक सीनियर सिटीजन हो, इट डज नॉट मैटर वेदर यू ट्रेन, यू डोंट ट्रेन, डजंट मैटर हु यू आर। क्रिएटिन इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिंगल पर्सन, और स्पेशली जब ट्रेनिंग, स्ट्रेस, एजिंग या फास्टिंग की बात हो तब। अब आता है क्वेश्चन कि सप्लीमेंट ले तो कितना लेना चाहिए। मोस्ट अडल्ट्स के लिए 3 to 5 ग्राम्स पर डे बहुत ही सफिशिएंट होता है मसल स्टोर्स को ग्रेजुअली सैचुरेट करने के लिए। 20 ग्राम पर डे का जो लोडिंग प्रोटोकॉल है, जो काफी लोग करते हैं व्हेन दे स्टार्ट द जिम, 5 to 7 डेज के लिए ये काफी है टू अगेन रीच दैट सैचुरेशन लिमिट। एक बार आपका जो इंट्रासेल्यूलर स्टोर है वो सैचुरेट हो जाए तब क्रिएटिन सेल्स के अंदर रिटेन हो जाता है। ये स्टोर नहीं होता, ये बेसिकली तब तक रहता है जब तक उसकी यूज ना हो तब तक। ये एक कैफीन की तरह स्टिम्युलेंट नहीं है जो बेसिकली आपने कैफीन पिया सडनली यू फील अ लॉट ऑफ एनर्जी, नहीं। तो क्रिएटिन आप कभी भी ले सकते हैं एंड दैट इज व्हाट बेसिकली मैटर्स। जो एक्स्ट्रा क्रिएटिन अपटेक नहीं होता वो धीरे धीरे क्रिएटिनिन में कन्वर्ट हो जाता है और आपकी किडनीज के थ्रू वो एलिमिनेट हो जाता है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि आपने एक्स्ट्रा क्रिएटिन ले लिया, जितना आपकी बॉडी ले सकती है उतना लेगी, डिपेंडिंग आपके मसल्स कितने हैं, आपका लीन मसल मास कितना है, आप ट्रेनिंग कितनी कर रहे हो, आपके लाइफस्टाइल में स्ट्रेस कितना है, चाहे वो ट्रैवल है, स्लीप डिसऑर्डर है, कुछ भी है। अगर आपके माइटोकॉन्ड्रियाज को ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने की जरूरत है देन क्रिएटिन विल ऑलवेज हेल्प। बट अगेन रिमेंबर दैट क्रिएटिन लेने से आप एक सुपर ह्यूमन नहीं बन जाते। क्रिएटिन को ठीक से इस्तेमाल करना आना चाहिए, समझना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जब ऑफकोर्स क्रिएटिन की बात करते हैं, क्रिएटिनिन की बात करते हैं, तो डॉक्टर्स ऑफकोर्स ऑफन किडनीज के बारे में बात करते हैं और लोगों को बोलते हैं आपका क्रिएटिनिन लेवल काफी हाई है और ये एक बुरी बात है, इसके लिए प्लीज स्टॉप योर क्रिएटिन। बट इसका अगेन वापस एक समझते हैं एक बात, क्रिएटिन टर्नओवर का एक बहुत ही नॉर्मल मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट है और किडनी फंक्शन असेस करने के लिए ये एक मार्कर है। जब कोई क्रिएटिन सप्लीमेंट लेता है उसका सेरम क्रिएटिनिन थोड़ा सा राइज होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी किडनीज डैमेज है, सिर्फ टोटल क्रिएटिन टर्नओवर बढ़ गया है। रिसर्च कंसिस्टेंटली आपको ये दिखा रही है और हमें दिखा रही है कि हेल्थी इंडिविजुअल्स में क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन किडनी फंक्शंस को हार्म नहीं करता। एलिवेटेड क्रिएटिनिन
मस्कुलर इंडिविजुअल्स में या क्रिएटिन लेने वालों में बहुत ही कॉमन और ऑटोमेटिक किडनी स्ट्रेस इंडिकेट भी नहीं करता। एलिवेटेड क्रिएटिनिन मस्कुलर इंडिविजुअल्स में या क्रिएटिन लेने वालों में बहुत ही कॉमन है और इसका राइज होना आप डायरेक्टली किडनी स्ट्रेस से रिलेट नहीं कर सकते, आपको बाकी सारी चीजें भी देखनी पड़ेगी। जैसे मैंने बताया, अगर आप एक बहुत ही लीन इंडिविजुअल हो जिसका मसल क्वालिटी काफी अच्छा है, आप हैवी ट्रेनिंग करते हो, आप प्रोटीन कंज्यूम करते हो, अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो जिसका लाइफस्टाइल थोड़ा सा ऑफ है, जो काफी ट्रैवल करता है, जो बेसिकली ठीक से सोता नहीं या स्ट्रेस ज्यादा ले रहा है या फास्टिंग कर रहा है, उसके क्रिएटिनिन लेवल्स काफी हाई होंगे। अगेन, दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम unless you already have a kidney issue, then managing the creatinine will be important. But अगर आपके किडनीज हेल्थी हैं, आप एक हेल्थी इंडिविजुअल हो, तो क्रिएटिनिन लेवल से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्रिएटिन के बेनिफिट्स मसल से बाहर भी एक्सटेंड होते हैं, सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए नहीं। यूजुअली जब कोई जिम चालू करता है तो उसका ट्रेनर से बोलता है कि क्रिएटिन चालू करो, वे प्रोटीन चालू करो, लेकिन सिर्फ मसल बिल्डिंग तक ही इसके बेनिफिट्स लिमिटेड नहीं है। एजिंग पॉपुलेशन में सैक्रोपीनिया प्रिवेंशन, सैक्रोपीनिया यानी कि मसल वेस्टेज, इसे प्रिवेंट करना, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, कॉग्निटिव रेजिलियंस और माइटोकॉन्ड्रियल स्टेबिलिटी, ये सबको भी सपोर्ट बहुत ही अच्छे से करता है। जैसे जैसे एज के साथ माइटोकॉन्ड्रिया की जो एफिशिएंसी है वो डिक्लाइन होती रहती है, फॉस्फोक्रिएटिन का जो सिस्टम है एक एनर्जेटिक शॉक अब्सॉर्बर की तरह काम करता है। बिकॉज अगेन, जैसे हमने पहले भी बताया और दूसरे वीडियोस में भी बताया है, जब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, अगर हम उनसे थोड़ा सा प्रेशर ले सकते हैं, उनको कम स्ट्रेस दे सकते हैं, देन ऑफ कोर्स माइटोकॉन्ड्रियाज विल बिहेव इन अ मच बेटर, इन अ मच हेल्थी वे। एटीपी बफरिंग कैपेसिटी प्रिजर्व करता है। क्रिएटिन बेसिकली एक बफरिंग सिस्टम है, जैसे हमने बताया, तो वो एटीपी बफरिंग कैपेसिटी को प्रिजर्व करता है और मेटाबॉलिक केओस को भी प्रोटेक्ट करता है ताकि ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ना बढ़े। ब्रेन में क्रिएटिन रैपिड न्यूरोट्रांसमिशन को भी सपोर्ट करता है और स्लीप डेप्रिवेशन, मेंटल फटीग और कुछ हेडेक कंडीशंस में भी एनर्जी स्टेबिलिटी इंप्रूव कर सकता है। इसका ठोस सबूत तो नहीं है, बट लेकिन कहीं ना कहीं रिसर्च में ये दिया है। और अगर हम लॉजिकली सोचे तो जब हम स्लीप डेप्रिवेशन की बात कर रहे हैं या थकान की बात कर रहे हैं या हेडेक्स की बात कर रहे हैं, जो थकान की वजह से आपको महसूस हो रहे हैं या आपके आईसाइट की वजह से महसूस हो रहे हैं, ये समझना जरूरी है कि ये सारा जो थकान है, दिस टायर्डनेस इज ऑल रिलेटेड टू द माइटोकॉन्ड्रिया नॉट बीइंग एबल टू प्रोड्यूस एनर्जी इन एन एफिशिएंट वे। कहीं ना कहीं या तो खाने के वजह से या तो स्ट्रेस के वजह से आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ओवरवर्क्ड है। तो अगर उसमें हम क्रिएटिन ऐड करें, वो ओवरवर्किंग कैपेसिटी जो है माइटोकॉन्ड्रिया की वो कम हो जाएगी, जिसके वजह से यू माइट फील बेटर इवन दो यू आर नॉट गेटिंग इनफ स्लीप। लेकिन ये मतलब नहीं कि आप 4 घंटे सो और क्रिएटिन लो एंड यूल बी फाइन। नो, प्लीज वर्क ऑन इंप्रूविंग योर लाइफस्टाइल फर्स्ट। पहले अपने लाइफस्टाइल को सुधारो, अपने नींद पर काम करो, अपने सनलाइट लेने पे काम करो, ब्रेथ वर्क पे काम करो। अब वो सारी चीजें करोगे जो आपको थकान नॉर्मली महसूस नहीं करने दे। उसके बाद लाइफ को थोड़ा और एफिशिएंट बनाने के लिए आप क्रिएटिन सप्लीमेंट ले सकते हो। क्रिएटिन फास्टिंग फिजियोलॉजी को भी कॉम्प्लीमेंट करता है, रैपिड एटीपी बफरिंग प्रोवाइड करके बिना आपके फास्ट को ब्रेक किए हुए इंसुलिन स्टिमुलेट करता है। इससे एनर्जी रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो प्रिजर्व रहती है ताकि आपका जो फैट ऑक्सीडेशन है वो सस्टेन रहे और कंटिन्यूसली आपके माइटोकॉन्ड्रिया को फ्यूल देता रहे। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे बात करना चाहूंगा, जो है कि हमें कैसे पता कि क्रिएटिन हमारे ट्रेनिंग में यूज हो रहा है, कि क्रिएटिन इज इनफ इन आवर बॉडी और वी नीड क्रिएटिन। व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग, किस तरह का ट्रेनिंग प्रोटोकॉल और किस तरह का ट्रेनिंग मेथड क्रिएटिन पाथवे है उसे इन्फ्लुएंस करता है। तो जब हम ट्रेनिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर भी क्रिएटिन पाथवे यूसेज को इन्फ्लुएंस करता है। क्लस्टर सेट्स जो हैं वो शॉर्ट रेस्ट इंटरवल्स को अलाउ करते हैं और फॉस्फोक्रिएटिन को पार्शियली रिचार्ज होने के लिए, जिससे रिपीटेड हाई फोर्स आउटपुट पॉसिबल हो, उसे अलाउ करते हैं। तो आपके जो क्लस्टर सेट्स के बारे में समझते हैं वो जानते हैं कि जब क्लस्टर सेट्स की बात कर रहे हैं तो वी आर बेसिकली टॉकिंग, फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 रेपिटेशन कर रहे हो एट अ वेरी हैवी वेट, जिससे आप 10 रेपिटेशन नहीं कर पाओगे, वो वेट के अंदर यू ब्रेक अप द सेट। आप करोगे 4 रेपिटेशन, फिर 3 रेपिटेशन, फिर 3 रेपिटेशन,
और ये 4, 3 और 3 रेपिटेशन के बीच में जो आप रेस्ट लेते हो वो लिटरली 10 या 15 सेकंड की ही होगी। तो यहाँ पर समझना जरूरी है कि जब हम क्रिएटिन पाथवे या क्रिएटिन एनर्जी पाथवे की बात करते हैं, हमारे बॉडी में क्रिएटिन जनरेट होने के लिए काफी टाइम लगता है। ऑलराइट, यू नीड प्रॉपर रेस्ट। बट जब हम क्लस्टर सेट जैसी चीज कर रहे हैं, पहले तो हम 10 रेप नहीं कर रहे, हम 12 रेप नहीं कर रहे, तो पूरा क्रिएटिन यूज नहीं हो रहा, उसके साथ हम उसे 10-15 सेकंड का रेस्ट भी दे रहे हैं। तो अगेन जो क्रिएटिन थोड़ा बहुत यूज हुआ है वो थोड़ा बहुत भी रिप्लेनिश हो जाता है। बिकॉज हम बात कर रहे हैं कि अगर आप सपोज 1 मिनट या 90 सेकेंड्स का ब्रेक लोगे तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द क्रिएटिन और द फॉस्फोक्रिएटिन विल बी रिसाइकल। बट यहां पर हमें 90% नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उतना चाहिए जो अगले 3 रेप के लिए हमारा साथ दे। तो इसीलिए अगर आप 4 रेप करोगे 12 रेप की जगह हैवी वेट पे, ऑफ कोर्स क्रिएटिन यूज होगा, लेकिन आप फिर 15 सेकंड का रेस्ट भी ले रहे हो। 90% रिसाइकिल होने की जगह मे बी वो 30% रिसाइकिल होगा, प्लस आपके पास ऑलरेडी बैंक में थोड़ा सा क्रिएटिन पड़ा हुआ है which will help you for the next 3 reps. Again, those next 3 reps will use up a little bit more creatine. Then you have a 15-second break again. And in that 15-second break, again, you will replenish a little bit of creatine and finish the last 3 reps. That is why cluster set works very well, especially when it comes to using your creatine phosphocreatine pathway. जब हम टेम्पो की बात करते हैं या स्पीड की बात करते हैं, तो टेम्पो ट्रेनिंग या तो टाइम अंडर टेंशन इंक्रीज करता है, जिसे ग्लाइकोलिटिक और ऑक्सीडेटिव सिस्टम्स पर काफी स्ट्रेस पड़ता है। लेकिन अर्ली सेट फॉस्फोक्रिएटिन बफरिंग का बेनिफिट यहां पर भी मिलता है। क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन रिपीटेड पावर आउटपुट्स इंप्रूव करता है, परफॉर्मेंस ड्रॉप ऑफ रिड्यूस करता है और एफर्ट्स के बीच में जो रिकवरी है उसे भी एक्सेलरेट करता है। अगेन जब हम टेम्पो की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वी नो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पीड ऑफ द मूवमेंट्स, जहां पर हम इसेंट्रिक या नेगेटिव्स काफी स्लो लेते हैं, वी गो रियली इजी, हम शायद पॉज भी करते हैं। तो जो एक नॉर्मल सेट में एक रेपिटेशन आपको लिटरली विल टेक यू 2 to 3 seconds, here you're spending almost 6 to 8 seconds. सबसे पहला जो सिस्टम है आपका, जो एनर्जी पाथवे जो यूज अप हो जाता है वो है ATP-CP। वहां पर ATP और क्रिएटिन सिस्टम सबसे पहले यूज अप हो जाता है। इसके बाद आता है आपका ग्लाइकोलिटिक और ऑक्सीडेटिव। तो टेम्पो वाली जो एक्सरसाइजेस हैं, स्पीड वाली जो हैं, वो आपके ग्लाइकोलिटिक पाथवे को भी सूट कर रही है, उसको भी स्ट्रेस कर रही है। इसका ये मतलब है अगर हम एक एक्सरसाइज में क्लस्टर लें, एक एक्सरसाइज में टेम्पो लें, तो हम अपने सारे एनर्जी सिस्टम्स को अच्छी तरह से ट्रेन कर रहे हैं। सिर्फ क्रिएटिन सिस्टम को नहीं, हम ग्लाइकोलिटिक को भी ट्रेन कर रहे हैं, हम ऑक्सीडेटिव को भी ट्रेन कर रहे हैं। और इससे जब हम मेटाबॉलिक ट्रेनिंग या मेटाबॉलिक कंडीशनिंग की बात करते हैं, जहां पर भी मेटाबॉलिक वर्ड आ जाता है उसका मतलब एनर्जी कन्वर्जन, एनर्जी यूसेज। तो मेटाबॉलिक कंडीशनिंग का मतलब यह है कि आप अपनी बॉडी को पहले एनर्जी पाथवे विच इज ATP-CP, सेकेंड एनर्जी पाथवे विच इज ग्लाइकोलिटिक, थर्ड एनर्जी पाथवे विच इज बेसिकली और ऑक्सीडेटिव, इन तीनों को ठीक से ट्रेन करो। और यहां पर क्रिएटिन का बेसिकली इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फ्रॉम अ सप्लीमेंट पर्सपेक्टिव। हाइड्रेशन का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जब हम क्रिएटिन की बात करते हैं। और ये हमने काफी सुना होगा कि सर मैं क्रिएटिन लेता हूं तो मैं वाटर रिटेंशन महसूस करता हूं, आई फील ब्लोटेड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्रिएटिन जो है वो इंटरसेल्यूलर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाता है, जिसका मतलब है वो अपने सेल्स के अंदर पानी खींचता है, not in the layer between the skin. So your cells are basically becoming bigger and having more volume and feeling more bulky. This is not called water retention. So your muscles will look fuller. और ये बहुत लोगों ने नोटिस किया जब वो क्रिएटिन लेते हैं, ऑफ कोर्स पानी पीते हैं, पानी पीना जरूरी है क्रिएटिन के साथ, and they feel that they are getting bigger. Technically they are not really getting bigger. What is happening is that the creatine is pulling in the water into the cells. और उसके वजह से आपको वो फील आती है कि आपका साइज बढ़ रहा है। टेक्निकली साइज इतना जल्दी नहीं बढ़ता, उसे टाइम लगता है, बट अगेन दिस इज ऑल्सो अ प्लस पॉइंट। तो जब क्रिएटिन सेल्स के अंदर पानी खींचता है, ये डिहाइड्रेशन नहीं है, ये बेसिकली सेल वॉल्यूमाइजेशन है। एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, एक्स्ट्रा सेल्यूलर वॉल्यूम बैलेंस मेंटेन करता है और माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट सपोर्ट करता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जब आप क्रिएटिन सप्लीमेंट ले रहे हो तब उसके साथ यू नीड टू हैव अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा वाटर। व्हाई? बिकॉज व्हेन यू टेक क्रिएटिन एज अ सप्लीमेंट, वो क्रिएटिन आपके सेल्स के अंदर पानी खींचता है। इसका मतलब यह है कि जो सेल्स के बाहर जितना पानी है वो कम हो जाता है।
तो उसके वजह से आपको लगता है कि आप डिहाइड्रेट हो रहे हो, बट टेक्निकली आप डिहाइड्रेट नहीं हो रहे। लेकिन उस पानी का जो बैलेंस है, वो वाटर बैलेंस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमें ये तो पता है कि आपकी किडनीज को लगभग 2 से 2.5 लीटर्स एवरी सिंगल डे चाहिए उस फिल्ट्रेशन यूनिट को स्मूथ रखने के लिए। तो अगर आप 2.5 की जगह 3.5 लीटर्स पी रहे हो या 3 लीटर्स पी रहे हो व्हेन यू आर एडमिनिस्ट्रेटिंग क्रिएटिन, देन योर किडनीज विल आल्सो बी फाइन, you won't be dehydrated and you will be very well hydrated। क्रिएटिन की जो मोस्टली कोई बात नहीं करता, हम हमेशा बात करते हैं कि हाँ भाई मुझे मसल बढ़ाने हैं उसके लिए क्रिएटिन चाहिए, लेकिन इंजरी रिकवरी क्रिएटिन का बहुत इंपॉर्टेंस है। टिश्यू रिपेयर जो होता है वो एटीपी इंटेंसिव प्रोसेस है, उसमें काफी एनर्जी जाती है। तो जब इंजरी होती है और आप बेसिकली बेड पर लेटे हो और आप वॉक नहीं कर सकते, हाथ नहीं हिला सकते, उस इमोबिलाइजेशन के वक्त क्रिएटिन आपके मसल मास को प्रिजर्व भी करता है। जैसे हमने बताया कि ऑफ कोर्स मेजॉरिटी ऑफ द क्रिएटिन आपके मसल्स में रहता है, लेकिन जो बैलेंस अमाउंट ऑफ क्रिएटिन है वो आपके ब्रेन और हार्ट में भी रहता है। तो एनी काइंड ऑफ न्यूरल फटीग, एनीथिंग टू डू विद द ब्रेन, ऑलराइट, अगेन कॉजेज एन एनर्जी इंस्टेबिलिटी। ऐसे कंडीशंस में आपका एटीपी बफरिंग करना या आपके माइटोकॉन्ड्रिया को हेल्थी रखना, क्रिएटिन बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। ये समझ लीजिए कि ये एक क्योर नहीं है, लेकिन जब हम एनर्जी की बात कर रहे हैं और माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्रिएटिन के बेनिफिट्स और यूजेस के बारे में तो बात कर लिया, अब बात करते हैं कि अलग अलग टाइप के क्रिएटिन कौन से हैं, बिकॉज क्रिएटिन को लेके भी काफी कंफ्यूजन है। मार्केट में अलग अलग फॉर्म के क्रिएटिन है, तो हमें कौन सा लेना चाहिए? जब हम रिसर्च को ध्यान से देखते हैं तो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जो है वो बहुत और सबसे इफेक्टिव है, सेफ है, स्टेबल है और काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी है बाकी सारे सप्लीमेंट से। ये क्रिएटिन एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाउंड होता है। ये कंसिस्टेंटली आपके इंट्रामस्कुलर क्रिएटिन लेवल्स को 15 से 30% तक इंक्रीज करता है, स्ट्रेंथ इंप्रूव करता है, रिपीटेड हाई इंटेंसिटी परफॉर्मेंस को इनहैंस करता है, आपके कॉग्निटिव फंक्शंस को भी सपोर्ट करता है, लॉन्ग टर्म सेफ्टी, और क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का लॉन्ग टर्म सेफ्टी को लेके काफी रिसर्च भी है। तो ये आप लिटरली आपकी पूरी लाइफ ले सकते हो और कोई इश्यू नहीं होगा। बट ऑफ कोर्स रेगुलरली अपने डॉक्टर के पास जाइए, अपना नॉर्मल ब्लड टेस्ट भी करिए, अपनी बॉडी का ध्यान भी रखिए। बट इतना तो हमें पता है कि रिसर्च के हिसाब से इट इज एन एब्सोल्युटली सेफ, the most research supplement which is there today in the fitness industry। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के बारे में, इसका जो अब्जॉर्प्शन रेट है वो 95 से लेके 99% तक है। अब्जॉर्प्शन की बात भी हम बाद में करेंगे टू क्लियर सम मोर डाउट। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिन HCl। ये बेसिकली ज्यादा सल्यूबल है और कुछ लोगों में जीआई डिस्कम्फर्ट जो है वो भी कम कर सकता है, लेकिन ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने के बाद वो भी फ्री क्रिएटिन ही बन जाता है। नेक्स्ट है क्रिएटिन इथाइल एस्टर। ये जो है थोड़ा सा कम स्टेबल है, इसीलिए इसे हम काफी इंफीरियर मानते हैं। क्रिएटिन नाइट्रेट जो है वो अपने वैस्कुलर बेनिफिट्स के लिए मार्केट होता है, लेकिन उसका मसल क्रिएटिन में सैचुरेशन या सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंचना उसका कोई प्रूफ नहीं है। माइक्रोनाइज मोनोहाइड्रेट जो है वो सिर्फ एक स्मॉलर पार्टिकल साइज है बेटर मिक्सिंग के लिए, फंक्शनली सेम ही है। अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी को छोड़कर सिंप्लिसिटी के बारे में सोचें और रिसर्च को ध्यान में रखें, देन ऑफ कोर्स क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट इज ऑफ कोर्स द बेस्ट। कोई ब्रांड्स है जो बेसिकली माइक्रोनाइज फॉर्म भी बनाते हैं, दोनों में कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ इतना फर्क है कि जो माइक्रोनाइज फॉर्म है वो कोई लोगों में बेटर मिक्स होता है। हमारी जो बॉडी है, जो फिजियोलॉजी है, उसके पर्सपेक्टिव से बॉडी सिर्फ फ्री क्रिएटिन को रिकॉग्नाइज करती है, ब्रांड को नहीं और सॉल्ट को नहीं। जब हम सेल्यूलर अपटेक की बात कर रहे हैं तो क्रिएटिन ट्रांसपोर्टर्स और इंट्रासेल्यूलर सैचुरेशन डायनामिक्स पर डिपेंड करता है, सप्लीमेंट के केमिकल वेरिएशन पे नहीं। अब बात करते हैं थोड़ा बायो अवेलेबिलिटी के बारे में, अब्जॉर्प्शन के बारे में। ऑलराइट, सो जब बायो अवेलेबिलिटी, अब्जॉर्प्शन और सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट ये इसकी बात करें तो ये अलग अलग प्रोसेसेस हैं। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब जो आप इंजेस्ट करते हो उसका कितना हिस्सा आपके ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच रहा है। हमें ये पता है कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जो है वो काफी हाईली बायो अवेलेबल है, उसका जो अब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में काफी एफिशिएंट है, लेकिन छोटे छोटे डोज में, लार्ज सिंगल डोज में जीआई डिस्कम्फर्ट कॉज कर सकता है। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। 1 या 2 बार अगर आप उसे लोडिंग फेज के हिसाब से
15 या 20 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन एक टाइम पर ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट उसे रोज ऐसा लोगे तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए स्प्लिट डोजिंग बहुत ही कंफर्टेबल है और वो लोगों को फॉलो करना चाहिए। तो अगर आपको बेसिकली दिन में 10 या 15 ग्राम भी लेना है तो मैं एडवाइस करूंगा कि वो 5 ग्राम आप अपने अलग अलग टाइम पे अलग अलग, या तो प्रोटीन शेक के साथ, या तो जूस के साथ, या तो जब खाना खा रहे हो उसके साथ आप लो। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो है सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट। क्रिएटिन तो ले लिया, अब्सॉर्ब भी हो गया, लेकिन अगर वो आपके सेल्स तक नहीं पहुंच रहा तो प्रॉब्लम, देन व्हाट्स द पॉइंट। तो क्रिएटिन ब्लड स्ट्रीम से सेल्स में सोडियम और क्लोराइड के वजह से ट्रांसपोर्ट होता है। इसे हम कहते हैं ये एक रेट लिमिटिंग स्टेप है। इसका मतलब ये है कि सेल्स अपटेक रेगुलेट करते हैं बेसिस ऑन कंडीशंस एंड सिचुएशन। अगर आप एक बिगनर वर्कआउट से इंटरमीडिएट की तरफ जाते हो या इंटरमीडिएट की तरफ से एडवांस की तरफ जाते हो, आपकी बॉडी में मसल ग्रोथ हुआ है, यू हैव इंक्रीज मसल मास, यू आर ट्रेनिंग हार्डर, ये सब दिस विल ऑटोमेटिकली इंप्रूव or this will automatically increase the saturation limit of your cells when it comes to creatine. तो जो क्रिएटिन आपको 6 महीना पहले आप ले रहे थे, अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हो तो शायद अब उस सेम अमाउंट से आपको उतना असर नहीं मिलेगा, आपको शायद थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है। यू कैन इंक्रीज इफ यू वांट, इफ यू स्टे विद द सेम अमाउंट इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ऑल डिपेंड्स ऑन योर गोल एंड ऑन योर लाइफस्टाइल, जिसके बारे में क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। ये सच है कि इंसुलिन आपके क्रिएटिन अपटेक को इंक्रीज करता है। कार्ब्स के साथ लेने पर इंसुलिन राइज होता है, जो बेसिकली ट्रांसपोर्टर एक्टिविटी इंप्रूव कर सकता है। इनिशियली लोडिंग फेज में ये मॉडेस्टली हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपके डाइट में, आपके ब्लड स्ट्रीम में, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में सोडियम काफी मॉडरेट लेवल तक है तो वो बेसिकली इस ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी को बढ़ाता है। आपको मैं एक ट्रिक बोलूंगा, ये आप किसी को बोलना नहीं, ऑलराइट, मे बी सम ऑफ यू ऑलरेडी नो दिस, बट नेक्स्ट टाइम आप क्रिएटिन लेते हो, अगर आप एक अपने प्री वर्कआउट के साथ ले रहे हो या तो इंट्रा वर्कआउट में ले रहे हो और उसे आप अपने BCAAs या किसी के साथ भी मिक्स कर रहे हो, या तो फ्लेवर्ड क्रिएटिन अगर सिर्फ पानी में ले रहे हो उसमें थोड़ा सा पिंक सॉल्ट मिक्स कर देना, इट विल हेल्प। सो अगेन इफ यू आर टेकिंग इलेक्ट्रोलाइट सेपरेटली जिसमें सोडियम ऑलरेडी होता है, देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अदरवाइज जस्ट टू मेक श्योर दैट द क्रिएटिन एंटर्स द सेल्स बेटर, यू कैन ऐड अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, लिटरली जस्ट अ चुंटी भर in your drink and have that, and I promise you it will make a difference. Try it and let me know what you think. जब हम हाइड्रेशन की बात करते हैं, हाइड्रेशन, प्लाज्मा वॉल्यूम और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जैसे मैंने आपको अभी बताया, वो अगर आप मेंटेन करोगे तो अगेन इट विल इंप्रूव द अपटेक ऑफ क्रिएटिन विद इन द सेल। वेट ट्रेनिंग, HIIT या किसी भी टाइप की ट्रेनिंग जो है वो बेसिकली आपके ब्लड फ्लो और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, जिसके वजह से अगेन the absorption of creatine into the cell becomes more efficient. लेकिन लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा फैक्टर है कंसिस्टेंसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर 1 महीना लोगे, 3 महीना नहीं लोगे तो उसका इफेक्ट उतना नहीं होगा। इससे बेटर है कि आप 5 ग्राम एवरी डे लो और इसे साइकिल करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप क्रिएटिन को सेल्यूलर लेवल पर समझते हो तो ये सिर्फ एक जिम सप्लीमेंट नहीं रह जाता, ये इंट्रासेल्यूलर एनर्जी डायनेमिक्स का फाउंडेशनल रेगुलेटर है। ये माइटोकॉन्ड्रियल एफिशिएंसी को प्रोटेक्ट करता है, आपके ATP डिलीवरी स्टेबलाइज करता है, ब्रेन और हार्ट फंक्शंस को भी सपोर्ट करता है, रिकवरी एनहांस करता है, परफॉर्मेंस भी इंप्रूव करता है। ये बेसिकली आपका जो एज रिलेटेड एनर्जी डिक्लाइन है उसे भी कंट्रोल करता है। तो टेक्निकली यस, यू कैन से दिस इज अ सुपर सप्लीमेंट, अ मैजिक सप्लीमेंट, लेकिन क्रिएटिन को एफिशिएंटली वर्क करने के लिए योर लाइफस्टाइल हैज टू गो हैंड इन हैंड विद इट। अगर कोई एक सप्लीमेंट है जो बेसिकली परफॉर्मेंस, वेलनेस, लॉन्जेविटी को ब्रिज करता है विद डेकेड्स ऑफ रिसर्च और स्ट्रॉन्ग फिजियोलॉजिकल लॉजिक इनके साथ, तो वो एक ही सप्लीमेंट है और वो एक सप्लीमेंट है क्रिएटिन। ये शॉर्टकट नहीं है, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल है। और एक ऐसे वर्ल्ड में जहां पर फटीग, एजिंग, मेटाबॉलिक स्ट्रेस का रूट कॉज एनर्जी इंस्टेबिलिटी है, क्रिएटिन फॉस्फोक्रिएटिन सिस्टम को सपोर्ट करना यानी कि लॉन्ग टर्म सेल्यूलर हेल्थ के लिए सबसे इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट में से एक हो सकता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा कौन सा सप्लीमेंट है जो मैं ले सकता हूं, देन आई वुड से along with your whey protein, creatine is something that everybody can take. If you're a child, if you're an athlete over the age of 15, if you're an adult,
If you're a corporate person, if you're a mother, if you're a father, if you're a grandfather, grandmother, athlete, no athlete, does not matter. If you want to live well and you're already living well and you need a little bit of assistance, then creatine is one substance that will help you. I hope कि आज का एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा and you were able to get a lot of good information from it. Again, ये सुनने के बाद या अगर इसे एक या दो बार आपको फिर से सुनना पड़े, कोई भी doubts हो, कोई भी questions हो, please put it down in the comments. I will try my best to answer that. Thank you for watching our channel Body, Mind and Beyond. Please make sure to like, subscribe and share. और अगर ऐसा कोई topic है जिसके बारे में आप सुनना चाहते हो, then please put it down in the comments. Brinda and I will try our best to make a video on that. Thank you.